कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मैट मर्डॉक तब बहुत छोटा था जब एक एक्सीडेंट के चलते वो अपनी आंखें खो बैठा। वो जिस ट्रक से टकराया था उसमें रखे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ने उसकी आंखें तो छीन ली, पर बदले में उसकी बाकी सेंसेस को बढ़ा दिया, जैसे कि उसकी हेयरिंग, स्मेलिंग और फीलिंग। जिस दिन उसे अपने पावर्स मिली वो पूरी रात हॉस्पिटल में सो नहीं पाया, क्योंकि उसे किसी की खांसने की आवाज़ आ रही थी, किसी ऐसे की जो कि उसके फ्लोर तक में नहीं था। वो दर्द से चिल्ला भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी अपनी आवाज़ भी उसके कानों में चुभ रही थी। वो पूरी रात बस मौत का इंतज़ार करता रहा, पर उसे मौत नसीब नहीं हुई। वो बस दर्द से बिस्तर पर लेटा रहा, पर इन सब शोर शराबों के बीच भी उसे अचानक किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, किसी औरत की। वो औरत मैट के कमरे में आके उससे पूछती है कि उसे दर्द क्यों हो रहा है। मैट जवाब में कहता है कि उसे सब कुछ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। वो औरत एक सांस लेती है और धीरे से मैट से कहती है कि शायद ये सब उतना बुरा भी नहीं है, ये पावर्स उसकी है और किसी वजह से ही उसे मिली है। मैट उनसे पूछता है कि वो कौन है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। वो बस मैट से कहती है कि वो उनसे वादा करे कि वो अपने इन पावर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, और मैट को सर पे किस करती है। तभी मैट को महसूस होता है कि उन्होंने गले में कुछ भारी सा पहना है। वो उस चीज़ को छूते ही समझ जाता है कि वो एक क्रॉस है जो कि सोने का है। उस दिन के बाद मैट की ज़िंदगी सही तो नहीं हुई, पर आसान ज़रूर हो गई। अपने वादे के मुताबिक मैट ने अपने पावर्स के बारे में उसके डैड या किसी को भी नहीं बताया, सिवाय उसके एक टीचर के, जिसने उसे उसके पावर्स को मास्टर करना सिखाया। पर कुछ समय बाद उसके डैड का मर्डर हो गया। अगले कुछ ही सालों में उसकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। वो एक ही साथ दो तरीके से क्राइम से लड़ने लगा, सुबह लॉयर के रूप में और रात को डेयरडेविल के। अपने कॉलेज लाइफ के दौरान उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला। उसने अपना खुद का घर भी ले लिया, पर अब इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे उसका सब कुछ छीनने वाला था। कहानी काफ़ी साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ मैट फाइनली थोड़ा सेटल हो चुका है, पर अब वो अपने काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा। और ऐसे ही एक सुबह उसे एक साथ कई सारे लेटर्स मिलते हैं। एक लेटर उसकी गर्लफ्रेंड ग्लोरी का होता है, जिसमें उसने एक कैसेट टेप भेजा था, जिसमें उसने ये कहा था कि वो मैट से ब्रेकअप करना चाहती है। दूसरा लेटर बैंक की तरफ से था, जहां उन्होंने मैट को इन्फॉर्म किया था कि बैंक को 2 महीने से उसकी मोर्टाज पेमेंट्स नहीं मिली है। और तीसरा लेटर आयरिस की तरफ से था, जहां उन्होंने मैट को ये कहा था कि उसके टैक्स फाइल्स में कुछ गड़बड़ होने की वजह से उसके सभी पैसों को फ्रीज किया जा रहा है। मैट जब अपनी सेक्रेटरी सिड को इन सब के बारे में पूछने के लिए कॉल करता है, वो मैट के ऊपर भरोसा ना करते हुए उसकी नौकरी छोड़ देती है। मैट कॉल रखता ही है कि उसको एक और लेटर रिसीव होता है, जहाँ उसे ग्रैंड ज्यूरी के सामने अटेंड होने के लिए कहा गया था, पर विटनेस की तरह नहीं, एक सस्पेक्ट की तरह। मैट जब अनऑफिशियली एक ज्यूरी मेंबर से बात करने जाता है, उसे पता चलता है कि लेफ्टिनेंट निक मनोलिस ने मैट के खिलाफ गवाही दी कि उसने किसी विटनेस को कोर्ट में झूठ बोलने के लिए कहा है। मैट को पता था कि मनोलिस की गवाही झूठी है, पर उसका 20 साल का बेदाग करियर उसकी बातों को मैट से ज़्यादा अहमियत पे रखता था। वहाँ डेली ब्यूगल में बेन यूरिक, जो कि मैट मर्डॉक का दोस्त है, उसको जब एक खबर मिलती है, वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होता कि मैट मर्डॉक कुछ ऐसा कर सकता है। उसी रात मैट डेयरडेविल के रूप में मनोलिस से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने मैट मर्डॉक के साथ ऐसा क्यों किया, पर मनोलिस उसे उसके घर से चले जाने के लिए कहता है, पर मैट नहीं चाहता। मनोलिस गुस्से में एक बॉटल तोड़ के मैट के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर मैट उसे रोक के वहाँ से भाग जाता है। मैट के जाते ही मनोलिस किसी को कॉल करके कहता है कि उसका काम हो चुका है और वो लोग अब उसके बेटे को डॉक्टर से मिलने दे, वरना उसकी जान चली जाएगी। बाहर मैट ये सब कुछ सुन रहा था और जैसा उसने सोचा था, ये सब कुछ कोई मनोलिस से ज़बरदस्ती करवा रहा है, और अब वो समझ चुका है कि कोई जानबूझ के मैट मर्डॉक को टारगेट कर रहा है, और ये जो भी कर रहा है उसे पता है कि कौन से लोगों से काम करवा के वो मैट की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। मैट घर पहुँच के देखता है कि उसकी बिजली और टेलीफोन लाइन को भी काट दिया गया है। अगले ही दिन मैट अपने बेस्ट फ्रेंड फॉगी को एक फ़ोन बूथ से कॉल करता है, पर ताज्जुब की बात यह थी कि उसका कॉल फॉगी ने नहीं बल्कि ग्लोरी ने उठाया। मैट की एक्स ने। ग्लोरी फ़ोन फॉगी को देती है और मैट उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है। अगले कुछ हफ्ते मैट के लिए इन दिनों से कुछ अलग नहीं थे। डेयरडेविल के रूप में वो अपनी सैनिटी खोता चला गया और मैट के रूप में अपना लॉ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस। हालांकि मैट को जेल टाइम भी होने वाला था, पर फॉगी ने किसी तरह उसे बचा लिया। लेकिन इस पल तक भी मैट को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये कौन कर रहा है। ये सब सोचते हुए मैट अपने घर लौटता है, पर वो अंदर जा पाता उससे पहले ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें मैट तो बच जाता है, पर उसका घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इस धमाके से मैट को फाइनली समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि किंगपिन है। अब सवाल ये आता है कि किंगपिन क्यों मैट मर्डॉक के पीछे पड़ा था, तो इसका जवाब जानने के लिए हमें 6 महीने पीछे जाना होगा। कैरन पेज, मैट और फॉगी की पुरानी सेक्रेटरी और मैट की एक्स लवर, कुछ सालों पहले एक्ट्रेस बनने के सपने के साथ मेक्सिको आई थी, पर यहाँ आने के बाद अपने सर्कमस्टेंसेस के चलते वो एक्ट्रेस तो बनी, पर अडल्ट इंडस्ट्री की, और इस दौरान वो एक ड्रग एडिक्ट भी बन गई।
साल बीतते गए और उसने धीरे धीरे अपना सब कुछ उन हीरोइन फिक्सेस के ऊपर बेच दिया और 6 महीने पहले कुछ और फिक्सेस के लिए उसने वो आखिरी चीज़ भी बेच दी जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। उसने मेक्सिको के एक छोटे ड्रग डीलर को डेयरडेविल की असली पहचान बेच दी और इस इन्फॉर्मेशन को क्रिमिनल्स की सीरिया चढ़ते हुए किंगपिन तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। किंगपिन इस इन्फॉर्मेशन की सच्चाई के बारे में जानने के लिए अगले 6 महीनों तक मैट मर्डॉक की जिंदगी की हर चाल देखता रहा और इस इन्फॉर्मेशन वाले एनवेलप को जिन्होंने भी छुआ उनको पर नजर रखने के लिए कहा, क्योंकि कभी भी उनको मारने की जरूरत पड़ सकती थी और उसमें कैरन पेज भी आती है। किंगपिन डेयरडेविल को खत्म करने के लिए इतना इंटरेस्टेड इसलिए नहीं था क्योंकि मैट ने लीगल तरीके से कभी विल्सन फिस्क को परेशान किया हो या डेयरडेविल के रूप में उसके बिजनेस में टांग अड़ाया हो। वो उसको मारने के लिए इतना उतावला इसलिए था क्योंकि मैट उसकी पूरी जिंदगी में देखा एकलौता अच्छा और ईमानदार आदमी था। बैक टू द प्रेजेंट। मैट अपना घर तबाह होने के बाद जेब में बस $10 लेके एक छोटा सा अपार्टमेंट भाड़े पे लेता है। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, पर जब वो सोने की कोशिश करता है वो नहीं कर पाता। उसके दिमाग में हज़ारों सवाल थे। वो खुद से कहता है कि वो फिस्क के पास जाएगा और उसे किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी वापस लेगा, पर वो कुछ नहीं करता, बस बिस्तर पर लेटा रहता है। कुछ देर बाद मैट डिसाइड करता है कि अब वो अपने कमरे से बाहर निकलेगा और फिस्क को पूरी तरह से मार के अपनी ज़िंदगी उससे वापस लेगा। वो इस बार पूरी तरह से तैयार होता है बाहर निकलने के लिए, पर वो फिर कुछ नहीं करता क्योंकि किसी को मारना तो दूर की बात है, उसमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची थी। अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने के बाद वो फॉगी को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उस पर नज़र रखेगा। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। किसे पता, शायद फॉगी और ग्लोरी भी इसमें शामिल हो, क्योंकि ऐसा होने के कितने चांसेस है कि जिस दिन उसका और ग्लोरी का ब्रेकअप होता है उसके अगले ही दिन फॉगी के घर उसका कॉल ग्लोरी उठाती है, वो भी सुबह के 7 बजे। मैट ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसको किसी के चलने की आवाज़ आती है, किसी मोटे से आदमी की, पर यह वो नहीं होता जो मैट सोच रहा था। फिर भी मैट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उससे कोई सवाल जवाब नहीं करता। उसका गला दबा के उसे बेहोश करता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके पास और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो इस बार सच में किंगपिन से मिलने जाने लगता है, जो कि फिस्क ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो ऐसा करेगा। इसलिए जिस ट्रेन से वो आ रहा था फिस्क उसी ट्रेन पे अपने कुछ लोगों को चोरी करने के लिए भेजता है। मैट अपने आंखों के सामने चोरी होता हुआ देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं करता। पर जब उसकी बारी आती है वो उन सभी को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि अगर हॉस्पिटल में उनकी जान बच जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। और जब इतना भी काफ़ी नहीं था तो जब एक पुलिस ऑफिसर वहाँ का हाल देखने आता है, मैट उसे भी मार के उसका बिली क्लब लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ डेली ब्यूगल में बेन यूरिक जे जोना जेमिसन से किंगपिन के ऊपर एक आर्टिकल लिखने के लिए परमिशन ले रहा होता है और वो इस आर्टिकल में लिखना चाहता है कि कैसे किंगपिन ने मैट को उस काम के लिए फ्रेम किया है जो उसने किया ही नहीं। दूसरी तरफ मेक्सिको में कैरन को समझ आ चुका है कि उसने मैट की सच्चाई बता के कितनी बड़ी गलती की है। ऊपर से किंगपिन के लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं और मैट मर्डॉक जिस आदमी को उसने धोखा दिया है वही एकलौता इंसान है जो कि उसकी जान बचा सकता है। मैट फाइनली फिस्क के ऑफिस पहुंचता है, पर फिस्क खुद उसके इंतजार में बैठा था। दोनों आपस में कोई बात या सवाल जवाब नहीं करते, बस लड़ने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से फिस्क को ज़्यादा समय नहीं लगता मैट को मार गिराने में, पर वो वहीं पे नहीं रुकता। मैट के बेहोश हो जाने के बावजूद फिस्क उसे मारता रहता है और उसके भड़ास मिट जाने के बाद वो मैट को एक चोरी किए हुए टैक्सी में बांध के उसे पूरी तरह दारू में भिगो के हाथ में एक बॉटल पकड़ा के एक नदी में फेंक देता है। फिस्क इतने समय बाद आखिरकार खुश था क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी में देखे इकलौते अच्छे आदमी को पहले बदनाम किया, फिर उसे बर्बाद किया और आखिर में उसे जान से मार दिया। पर उसे शौक तब लगा जब कुछ हफ्तों बाद उस टैक्सी को नदी से बाहर निकाला गया। उस टैक्सी में कोई लाश नहीं थी, किसी तरह मैट वहाँ से निकल गया था। इन्हीं कुछ हफ्तों में बेन ने काफ़ी कुछ पता लगा लिया था और एक दिन वो मनोलिस से मिलने भी जाता है जो हॉस्पिटल में अपने बेटे के पास था, जो कि एक हार्ट कंडीशन से जूझ रहा था। बेन मनोलिस को किसी भी तरह जज नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि हार्ट कंडीशन की सर्जरीज कितनी महंगी हो सकती है। पर शायद ये मनोलिस के कर्म थे कि उसका मैट के खिलाफ बोला गया कोई भी झूठ किसी काम नहीं आता, क्योंकि उसी रात उसका बेटा सर्जरी के दौरान मारा जाता है। मनोलिस के पास खोने के लिए और कुछ न होने की वजह से वो पुलिस के सामने फिस्क के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाता है। बेन और मनोलिस पार्किंग लॉट में थोड़ा रेस्ट कर रहे होते कि तभी उस हॉस्पिटल की एक नर्स तेजी से उनकी तरफ चलती हुई आती है और एक पंच में मनोलिस को बेहोश कर देती है। बेन कुछ कर पाता इससे पहले ही वो उसका हाथ पकड़ के उसकी उंगलियां तोड़ देती है और कहती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो मैट मर्डॉक ये नाम वो फिर कभी अपनी जुबान पे ना लाए। और इसके बाद बेन के सामने वो मनोलिस को पूरी तरह मार के अधमरा कर देती है। वहाँ कैरन पाओलो नाम के एक आदमी से मिलती है जो कहता है कि वो कैरन की मूवीज का फैन है। कैरन कहती है कि उसे किसी भी तरह अमेरिका पहुंचना है, बदले में वो उसे कुछ पैसे भी देगी। पर पाओलो कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी कुछ दिनों में अमेरिका जा ही रहा है और उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है। कैरन मजबूरी में उसकी डिमांड मान लेती है। कुछ ही दिनों में कैरन और पाओलो
अमेरिका पहुंच जाते हैं, पर पाओलो उनकी डील तोड़ देता है और कैरन के ऊपर अपना हक जमाने लगता है। कैरन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी, पर उसे मौका मिलते ही वो फॉगी को कॉल करती है और उससे मिलने बुलाती है। बात करते करते कैरन उसे सब कुछ बताती है। उसकी बातें सुनकर फॉगी कैरन को पाओलो के पास वापस नहीं जाने दे सकता था और इसीलिए वो बिना कोई भी सवाल पूछे कैरन को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेता है। उधर बेन के साथ हुए उस हादसे के बाद वो मैट का नाम लेने से भी घबराता है। उसने अपना किंगपिन वाला आर्टिकल भी छोड़ दिया है। ऐसे ही एक दिन अपने काम के दौरान उसे मनोलिस की तरफ से कॉल आता है, जो कि अब भी हॉस्पिटल में एडमिटेड था। बेन और मनोलिस कुछ बात कर रहे होते कि तभी वही नर्स मनोलिस के कमरे में आती है और मनोलिस का गला दबा के उसे जान से मार देती है। कॉल पे बैठा बेन ये सब कुछ सुन रहा था और ये सब कुछ वो नर्स उसे जानबूझ के सुनाती है। वहाँ मैट नदी से निकलने के बाद बस यहाँ वहाँ भटक रहा होता है। उस दौरान उसका एक एक्सीडेंट होता है और इसी के कुछ देर बाद 2 गुंडे उसे चाकू भी मार देते हैं। पर इतना सब होने के बाद भी मैट कहीं रुक नहीं सकता था, क्योंकि जिस पल वो रुका उसी पल शायद वो बेहोश हो जाए और फिर कभी ना उठे। मैट किसी तरह अपने डैड के पुराने घर तक आता है, पर वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि उस घर को भी तोड़ दिया गया है। अब बस मैट की जिंदगी से जुड़ी एक ही जगह थी जहाँ वो जा सकता था, और वो था उसके डैड का जिम, जहाँ वो बचपन में छुप के ट्रेन किया करता था। मैट जिम पहुंचते ही खुद को बिजी रखने के लिए पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करने लगता है, पर उसका दर्द आखिरकार उसे बेहोश कर ही देता है। पर तभी एक नन उस खाली जिम में मैट की हालत देख उसे एक चर्च में लेके जाती है, जहाँ कई दिनों तक उसका इलाज चलता है। और ऐसे ही एक दिन मैट जब बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ा था, वो अपने गले में क्रॉस फील करता है, वही गोल्ड क्रॉस जो उसने बचपन में फील किया था। मैट समझ जाता है कि उसे इस चर्च में कोई और नहीं, वही औरत लेके आई है जिसने उससे बचपन में बात की थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि ये नन जिसका नाम मैगी है, ये है कौन जो उससे इतना प्यार करती है पर इतने समय तक उससे इतनी दूर रहती आई है। मैट के हिसाब से किसी की धड़कन उनके बारे में काफ़ी कुछ बता सकती है, जैसे कि उसकी धड़कन बुखार उतरने के बाद से काफ़ी स्लो हो चुकी है। मैट अचानक से मैगी से पूछता है कि क्या वो उसकी माँ है। मैगी जवाब में कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। पर जैसे कि मैट ने कहा था, किसी की धड़कन उनके बारे में काफ़ी बता सकती है, और मैगी की धड़कन जवाब देते समय बढ़ गई थी, मतलब वो झूठ बोल रही है। और इसी पल मैट मर्डॉक का एक नया जन्म होता है और उसको कोई मिलता है जिसके लिए वो फिर से जीने की कोशिश कर सकता है। इन्हीं कुछ हफ्तों में बेन आखिरकार अपनी हिम्मत जुटा के फिर से मैट मर्डॉक का नाम लेता है और अपना किंगपिन वाला आर्टिकल ख़त्म करके पब्लिश कर देता है। कुछ ही दिनों में वो पुलिस के पास भी जाके उनको सब कुछ बता देता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बेन के साथ एक ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। वहाँ मैट ठीक होते ही अपने काम पे लग जाता है। उसे मनोलिस के मर्डर वाले मामले के बारे में जैसे ही पता चलता है, वो छुप छुपा के बेन को सेफ रखने के लिए उसका पीछा करता रहता है। और उसका यह डिसीजन काफी सही भी रहता है, क्योंकि बेन और वो ऑफिसर जैसे ही बेन के घर पहुंचते हैं, वो नर्स उनके इंतजार में रहती है और दरवाजा खुलते ही उनके ऊपर हमला कर देती है। घर पे बेन की वाइफ को उसने पहले ही फांसे पे लटका दिया था, पर किस्मत से वो जिंदा थी। बेन किसी तरह उसे छुड़ाता है, पर जब तक वो उस नर्स से निपटने के लिए बाहर आता, उससे पहले ही मैट उस नर्स को मार के उस हथकड़ियाँ लगा के वहां से जा चुका था। बेन को राहत मिलती है कि मैट अब भी जिंदा है, पर वो इन सब से उभर पाता उससे पहले ही उसे एक कॉल आता है मेलविन पॉटर की तरफ से, वही आदमी जो डेयरडेविल का सूट बनाता है। पर बेन बात करने की हालत में ना होने की वजह से वो कॉल कट कर देता है। कमरे के बाहर खड़ा मैट ये सब कुछ सुन रहा होता है और जल्द से जल्द वो मेलविन के वहाँ पहुँचता है। वो उसके दुकान के ऊपर बैठा उसकी बातें सुनता रहता है। उसे पता चलता है कि एक दिन किंगपिन के कुछ लोग उसको दुकान पे आते हैं और उसे बिल्कुल सेम एक डेयरडेविल का सूट बनाने के लिए कहते हैं, और उनकी बात ना मानने पे वो उसे मारने की धमकी भी देते हैं। पर मेलविन डेयरडेविल के लिए लॉयल होने की वजह से वो इस सूट को बनाने के लिए हिचकिचाता है। ये सब सुनता हुआ मैट उसकी दुकान पे आता है और उसे उस सूट को बनाने के लिए कहता है। वो श्योरिटी देता है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उधर फिस्क एक मेंटल असाइलम से एक साइकोपैथ किलर को बाहर निकालता है ताकि वो डेयरडेविल के सूट में जाके फॉगी और कैरन का खून करे, पर उसका दोष डेयरडेविल पे जाए। वहाँ किसी तरह पाओलो को फॉगी के घर का एड्रेस मिल जाता है और वो उसके घर के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखते ही कैरन पूरी तरह से डर जाती है। फॉगी उसकी हालत देख पुलिस को बुलाता है, पर पाओलो सीधा उन पुलिस वालों को गोली मार देता है और फिर फॉगी के घर पे भी गोलियां चलाने लगता है। वहाँ उस नकली डेयरडेविल को मौका दिखते ही वो सबसे पहले किंगपिन के आदमी को ही जान से मार देता है और फिर उसके ऑर्डर्स के मुताबिक वो फॉगी के कमरे में जाने लगता है। वो छत का दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ से मैट उसको एक जबरदस्त पंच मारता है। उधर कैरन पाओलो से फॉगी की जान बचाने के लिए उसे बेहोश करके पाओलो से माफी मांगने चली जाती है, पर पाओलो उसे देखते ही उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। वहाँ किंगपिन को जब खबर मिलती है कि कैरन फॉगी के अपार्टमेंट से बाहर आ चुकी है, वो उसे गोली मारने का ऑर्डर देता है और उसके आदमी बिल्कुल वही करते हैं, लेकिन उनकी पहली गोली पाओलो को जा लगती है और ऐसे ही पाओलो और उनके बीच
गोलीबारी शुरू हो जाती है। ऊपर मैट को लड़ते हुए कैरन की आवाज सुनाई देने पे वो बिना टाइम वेस्ट किए उस डेयरडेविल को जल्दी से मार गिराता है और उसके बिली क्लब्स लेके कैरन की मदद करने के लिए चला जाता है। वहाँ कैरन हार मान चुकी थी। वो श्योर थी कि यही उसका अंत है और इसीलिए वो पाओलो की जैकेट में से एक आखिरी फिक्स निकालती है, पर वो डर से उसे ले नहीं पाती। नीचे घायल पाओलो कहता है कि अगर वो मरेगा तो वो कैरन को साथ लेके ही मरेगा। कैरन मन ही मन सोचती कि वो मैट को सॉरी नहीं कह पाई, पर तभी ऊपर से एक बर्फ का टुकड़ा पाओलो के हाथ पे आ गिरता है, जिसकी वजह से उसके हाथों से उसका गन गिर जाता है। वहाँ खड़ा फिश का आदमी कुछ समझ पाए इससे पहले ही उसके मुंह पे आके एक बिली क्लब लगता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। ये सब होते हुए देख कैरन के हाथों से वो फिक्स गिर जाता है। मैट कैरन के पास आता है, पर ना उससे कुछ सवाल पूछता है ना ही कुछ कहता है, बस उसे गले लगा लेता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मैं अभी इसको सुबह के 4 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो क्या करना है। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।